अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है वो लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों में से कुछ दोस्तों के ये मुझे मैसेजेस मौसूल हुए कि सर जो बराह करम जो है वो आप मंटो की अफसाना निगारी या मंटो के फ़न और शख्सियत पर जो है वो ज़रूर लेक्चर दें। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे। मंटो जो है वो कहाँ पैदा हुए, वालिद का नाम क्या था, आबाई पेशा क्या था और मैट्रिक में कितनी बार फेल हुए, उनके क़याम पाकिस्तान से कबल जो है वो कितने अफसानों पर की वजह से उन पर फोश निगारी के जो है वो इल्ज़ामात आए और पाकिस्तान के क़याम के बाद वो कौन से दो अफसाने थे जिनकी वजह से जो है वो मंटो को सज़ाएँ भी हुई बतौर, और वो किस मजिस्ट्रेट की जो है वो अदालत के अंदर ये केस लगा और सज़ा की नोयत क्या थी और जुर्माना कितना हुआ, और ये जो उनके मुतनाज़े अफसाने थे, वैसे मुतनाज़ो लफ्ज़ होता है, इनके जो मुतनाज़ो अफसाने थे वो कौन कौन से थे, और इन सब बातों का जो है वो अहाता किया जाएगा। और सबसे अहम बात जो इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है कि क्या मंटो फोश निगार था, तो इन सब सवालों के जवाब जो है वो आज देंगे। तो आज हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाए, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक जो है वो देखना है और इसकी एक कह लें कि एक सेकंड भी जो है वो स्किप करके फॉरवर्ड करके आगे नहीं लेके जानी। एंड तक जो है वो वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह जो है वो बड़ा आपको फ़ायदा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, अगर पहले से ही आप मौजूद चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए जी, सादत हसन मंटो 11 मई 1912 में लुधियाना, पंजाब का यानी कि हिंदुस्तान में लुधियाना के एक कस्बा था समबराला में, एक कश्मीरी ख़ानदान के अंदर पैदा हुए थे ये, और इनकी वफ़ात जो है वो 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुई और लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में जो है वो इनकी तदफीन हुई थी। इनकी कुल उम्र जो है वो 42 साल 8 माह 4 दिन है, और आप देखेंगे कि ये 20 से 22 साल अदबी ज़िंदगी के अंदर मंटो ऐसा जो है वो शाहकार अफसाने लिख कर गए हैं कि रहती दुनिया तक जो है वो इनका नाम रहेगा, और जब तक उर्दू अदब है इनका नाम जो है वो कायम और दायम है। अपने हवाले से, अपनी शख्सियत के हवाले से मंटो जो है वो एक इंटरव्यू के अंदर बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक दीवार है जिसका पलिस्तर मैं नाखूनों से खुरचता रहता हूँ। कभी चाहता हूँ कि इसकी तमाम ईंटें परागंदा कर दूँ, परागंदा कहते हैं बिखरे हुए को। कभी ये जी में आता है कि इस मलबा के ढेर पर एक नई इमारत जो है वो खड़ी कर दूँ। करीबन इनकी 20 साल ये अदबी ज़िंदगी में मंटो ने 270 अफसाने लिखे हैं, कुल 200 अफसाने लिखे, 100 से ज़्यादा ड्रामे लिखे। इसके अलावा कितनी ही फिल्मों की इन्होंने कहानियाँ लिखी, मुकालमे लिखे, और ढेरों नामवर और गुमनाम जो शख्सियात हैं वो गंजे फरिश्ते के नाम से इन्होंने उनके खाके भी लिखे हैं, और इनके अफसाने इब्तदाई दौर में रिसाला अदबी दुनिया में भी शाये होते रहे, और इन पर कई बार जो है वो फोश निगारी के इल्ज़ामात आए। और इनका वो अफसाना था ठंडा गोश्त, उस पर तो बाकायदा तौर पर इन्हें 3 माह कैद हुई और 300 रुपये जो है वो जुर्माना भी अदा करना पड़ा। तो मंटो का ताल्लुक़ जो है वो मैं बता दूं कि मंटो के वालिद का नाम मौलवी ग़ुलाम हुसैन था, जो बुनियादी तौर पे जज थे, रिटायर्ड हो चुके थे मंटो जब मैट्रिक तक आए। तो मंटो शुरू से ही स्कूल दौर में इन्होंने एक अंजुमने अहमका के नाम से एक कह लें कि अपनी सोसाइटी बनाई हुई थी, और इसी नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि कैसे वो खलंडरे, शुरू से ही खलंडरे मजाज के हामिल इनकी शख्सियत थी। और मैट्रिक में 2 बार फेल भी हुए। उसके बाद जब कामयाबी मिली तो FA के लिए अलीगढ़ कॉलेज में इन्हें भेज दिया गया। अलीगढ़ कॉलेज में इन पर ये कहकर इनका दाखिला जो है वो मनसूख कर दिया गया कि इन्हें तपे दिक की बीमारी है। उसके बाद ये अमृतसर चले आए और यहाँ पे जो है वो इन्होंने FA का इम्तहान दिया। कॉलेज में दिलचस्पी से ज़्यादा इन्हें जो है वो आवारागर्दी के अंदर दिलचस्पी थी, तो वहीं पे अमृतसर में ये एक होटल में जाया करते थे जहाँ पे इनकी मुलाकात जो है वो बारी अलीग से हो जाती है। बारी अलीग उन दिनों में जो है वो एक माहनामा जो है वो निकालते थे, उसके एडिटर भी थे। उन्होंने मंटो को जो है वो लिखने की तरफ और कहानी लिखने की तरफ माइल किया, बल्कि उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के इसरार पर जो है इन्होंने जो है वो लिखे थे। इन्होंने जो है यहाँ पे जी अभी हाँ
अमृतसर में एक होटल में इनकी बारी अली से, और उन्हीं के कहने पर इन्होंने एक मंटो ने विक्टर ह्यूगो की किताब थी जी, द लास्ट डे ऑफ कंडेम्ड मैन का तर्जुमा जो है वो किया था सरगुज़िश्ते असीर के नाम से। इस तर्जुमे को बारी अली ने बड़ा पसंद किया था, और कह लें कि कहीं कहीं उन्होंने इस्लाह भी इनकी की थी कि ऐसे ऐसे आपने आगे तर्जुमा करना है। इस तर्जुमे की बदौलत जो है वो मंटो पहली दफ़ा जो है वो साहिब किताब हो गए। उसके बाद मंटो ने इन्हीं के मशवरे पर जो है ऑस्कर वाइल्ड की इश्तराकी ड्रामा था वेरा के नाम से उन्होंने तर्जुमा किया, और इस ड्रामे में उनकी इस्लाह जो है वो अख्तर शिरानी ने इनकी जो है वो इस्लाह की थी, और मुसवदे पर अपने दस्तखत भी किए थे अख्तर शिरानी ने। बारी अली इन दिनों जो है वो मसावात से अलग होकर जो है वो खल्क से रिसाले से वाबस्ता हो गए थे, और इसी खल्क रिसाले में ही मंटो का पहला तबाजाद अफसाना जो है वो तमाशा के नाम से जो है वो शाये हुआ था। इनकी जो है वो मंटो की ज़िंदगी में मंटो जो है वो कह लें कि मंटो भी पाई पाई के जो है मोहताज रहे। मंटो को ये अमृतसर में जब ये रह रहे थे तो वहाँ एक रईस ज़ादे से मुलाकात हुई, उसकी वजह से मंटो को जो है वो शराब नोशी की लत पड़ गई, और जुबे का भी इन्हें थोड़ा सा शौक़ जो है वो पैदा हो गया, और इसी की बदौलत कहा जाता है कि आखिरी लम्हे तक मंटो जो है वो इंतहाई कसमपुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारते रहे, और बाज़ रिसालों के जो एडिटर हैं वो इन्हें चंद रुपयों और कभी कभी तो कहते हैं कि एक सिगरेट की डिबिया पर भी इनसे अफसाना जो है वो लिखवा लिया करते थे। कभी 10-20 रुपए इन्हें दिए और जो है वो अफसाना इनसे लिखवा लेते थे। वारिस और इनकी वफ़ात के बाद इन्हें जो है वो सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया था, और उसका नाम था निशाने इम्तियाज़। इस अवार्ड से इन्हें जो है वो नवाजा गया। वारिस अलवी इनकी अफसाना निगारी पर बात करते हुए लिखते हैं कि मंटो की बेलाग और सफ़ाक हकीकत निगारी ने बेशुमार अकायद, मुसल्लमात और तसव्वुरात को तोड़ा, और हमेशा शुअला हयात को बरहना उंगलियों से छूने की जो है वो जुर्रत की थी मंटो ने। इसके अलावा मंटो की फ़न और शख्सियत के हवाले से चंद एक और बातें। मंटो ने ख्याली किरदारों की बजाय जो है वो समाज के हर तबके और हर तरह के इंसानों की जो है वो रंगारंग ज़िंदगियों को इनकी नफ्सियाती और जज्बाती तहदारियों के साथ अपने अफसाने में मुंतकिल करते हुए मुआशरे के मकरूह चेहरे को बेनकाब किया। मंटो के पास मुआशरे को बदलने का ना तो कोई नारा है और ना कोई ख्वाब, बल्कि वो एक तबीब की तरह जो है वो मर्ज़ की जो है वो निशानदही करते हैं और आगे मुआशरे पर छोड़ देते हैं, या मरीज़ के लवाहिकीन पर छोड़ देते हैं कि इसका इलाज जो है वो कैसे करना है, और अगर करना है या नहीं करना है। और तो इसके बाद जो है मंटो एक दफ़ा जो है वो इनकी मुलाकात हुई थी जी। इन्होंने अपना जो है वो कतबा लिखा था और ऑटोग्राफ दिए थे इन्होंने ज़फ़र ज़ुबैरी को। ज़फ़र ज़ुबैरी ने अपनी ऑटोग्राफ बुक इनके हवाले की, तो इन्होंने जो है वो शुरू किया था 786 कतबा इस नाम से, और यही कतबा इनकी कब्र पर जो है वो नस्ब कर दिया गया है। तो गोया ऐसा महसूस होता है कि मंटो को पहले ही एहसास जो है वो हो गया था कि मैं ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं जी सकूँगा, और इनकी कसरत शराब नोशी की वजह से और इनकी बुरी आदत की वजह से कहा जाता है कि इनके करीबी अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो भी इसे छोड़ गए थे। इनकी बीवी जो है वो बार बार इसरार भी करती थी कि इन कामों से जो है वो तुम बाज आ जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि मंटो के अंदर बागी ख्यालात जो हैं वो इनके वालिद की तरफ से भी आए, क्योंकि इनका वालिद का रवैया इनके साथ जो है वो इंतहाई सख्त गिर किस्म का रवैया था। और वैसे भी मंटो जो है वो इनके वालिद ने 2 शादियां की थी, तो ये दूसरी माँ के वतन से थे। तो इस तरह भी कुछ ना कुछ ये बागी अनासिर इंसान की शख्सियत के अंदर आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि इन पर बहुत बेजा सख्ती की जाती थी। आज जदीद जो है वो नफ्सियात के माहिर भी कहते हैं कि बच्चे पर बेजा जो है वो सख्ती और उसे डांट डपट अगर करेंगे तो उसकी शख्सियत के अंदर जो है वो बागियाना अनासर जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो यही हाल मंटो का था। तो मंटो का जो कतबा है, मेरा एक दोस्त है प्रोफेसर हैं, तो उनसे ये इंटरव्यू के अंदर जो है वो सवाल भी किया गया था
प्रोफेसर नईम घुमन साहब हैं, लाहौर से, उनका वैसे तो हासलपुर के हैं लेकिन आजकल जो है शालीमार कॉलेज लाहौर में बतौर लेक्चरर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे ये 2012 के इंटरव्यू में ये सवाल भी किया गया था कि मंटो को पढ़ा हुआ है, इन्होंने बाकी तो जवाब दे दी। उन्होंने कहा कि मंटो की कब्र पर जो कतबा लगा हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है, तो उन्हें ये याद था। कहते हैं उससे पहले मुझे कुछ सवालों पर, ज़्यादा सवालों पर सॉरी हुई थी, लेकिन जब ये मैं उन्हें सुनाया तो एक ही सवाल की वजह से जो है वो मेरी तरफ उनकी बड़ी एक उनका जहन बन गया कि ये बंदा अदबी ज़ौक़ वाला लगता है। तो वो कतबा क्या था कि यहाँ कतबे पे उन्होंने ये ज़फ़र ज़ुबैरी की ऑटोग्राफ बुक पे जो है ये इन्होंने 18 अगस्त 1954 को ही लिख दिया था, जबकि इनकी वफ़ात जो है वो आपको पता है कि 1955 में, एक साल बाद जो थी वो हुई थी। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ कतबे पे क्या लिखा है, शुरू में लिखते हैं 786 कतबा, यहाँ सादत हसन मंटो दफन है, उसके सीने में अफसाना निगारी के सारे असरार व रमूज़ दफन हैं, वो अब भी मनो मट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। ये उनका कतबा है जो उनकी कब्र पे भी जो है वो लगा हुआ है। आगे जी अगर उनके अफसानवी मजमूओं पे बात करें तो धुआं है, मंटो के अफसाने, नमरूद की खुदाई, बुरके फुंदने, शिकारी औरतें सरकुंडों के पीछे, बादशाहत का खात्मा, शैतान, काली शलवार, रत्ती माशा तोला, ठंडा गोश्त, आतिश पारे, खाली बोतलें, खाली डिब्बे। और अगर अहम अफसानों की इनकी बात की जाए तो नया कानून, सहाय, ठंडा गोश्त, बू, खोल दो और डार्लिंग, तो ये इनके आप कह सकते हैं कि ऐसे अफसाने हैं जो कि मंटो की, बल्कि अगर देखा जाए तो क़याम पाकिस्तान से कबल इनके जो अफसाने शाये हो चुके थे, काली शलवार, धुआं और बू। कहा जाता है कि जितना बड़ी कोई चीज़ जो है वो मुतनाज़्ज़ो होती है उतना ही उसका असर जो है वो दूसरों तक ज़्यादा पहुंच जाता है। बिल्कुल ये सज्जाद ज़हीर और महमूद उल ज़फ़र और रशीद जहाँ का वो जो अफसानवी मजमूआ था अंगारे, कहा जाता है कि अगर उसे अंग्रेज़ सरकार ज़ब्त ना करती तो हो सकता है आज लोग अंगारे के नाम से भी वाकिफ़ ना होते। तो ये इंसान की एक नफ्सियात है, जिस चीज़ को जितना ज़्यादा छुपाया जाएगा लोगों का जो है वो रुझान बढ़ता है कि हम इसे देखें, किस पर्चे या इस किताब के अंदर या इस अफसानवी मजमूए के अंदर ऐसा क्या है, इस वजह से कहा जाता है। तो यही इनके ये जो 3 क़याम पाकिस्तान से पहले अफसानवी मजमूए आए थे, काली शलवार, धुआं और बू, इसकी वजह से इन पर फोश निगारी का जो है वो लेबल तो चश्मा कर दिया गया था। और ये सवाल इंटरव्यू में किया जाता है कि क्या मंटो फोश निगार था। तो ये 2 जो है वो आप कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट है। सबसे पहले अगर अदबी नुक्ता नज़र से देखा जाए, अफसाने के जो फ़नी लवाजमात हैं अगर उनकी रूह से देखा जाए तो मंटो के अफसानों के अंदर जो है वो फोश निगारी नहीं है, बल्कि वो मुआशरे की कह लें कि दुखती हुई रग पर जो है वो हाथ रखते हैं और लोग जो है वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो क्या जो कुछ मंटो ने बयान किया है, क्या ये हकीकत में हमारी ज़िंदगी के अंदर, ये ज़िंदगियों में मौजूद नहीं है? लोगों को मंटो के अफसानों में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जिन्स नज़र आती है, यानी कि सेक्स नज़र आता है। हालांकि अगर देखा जाए तो मंटो ने जो है वो मुआशरे की एक हकीकत जो है वो पसंदी को फ़रोग दिया। मंटो तो खुद कहते हैं कि मैं कूड़े के ढेर पर बैठ जाता हूँ और वहाँ से कुरीदना शुरू कर देता हूँ, तो लोग जो नाम नहाद मजहबी स्कॉलर्स हैं तो वो जो है वो नाक मुंह जो है वो चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि जी मैं तो आपको आईना दिखाता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और अगर सेगमेंट फ्राइड की थ्योरी को भी पढ़ा जाए, तहलील नफ्सी का नज़रिया भी देखा जाए, तो उसके अंदर भी जिस तरह हमें खुराक, हवा, पानी, इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो फ्राइड भी कहता है कि जिन्स की भी जो है वो आबियारी होना, तस्कीन करने के लिए इन सब चीज़ों की उतनी ही ज़रूरत है जिन्स की भी। इनका अफसाना जब अगर डार्लिंग पढ़ा जाए तो उसके अंदर गो मजहबी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो वो अल्फाज का चुनाव या वो जो पूरा एक मुरक्का निगारी या माहौल की वो मंजर कशी करते हैं, तो उसमें ठीक है, मजहबी नुक्ता नज़र से तो ये बातें जो हैं वो ज़ेब नहीं देती, लेकिन अदबी तौर पे जो है वो एक ऐसी ये मुरक्का निगारी करते हैं कि कारी अपने आप को उस माहौल के अंदर जो है वो महसूस करता है। तो यहाँ भी वो एक अंधेरी रात का वाक़या कि एक मेम साहब होती हैं, वो गाड़ी ड्राइव करके आ रही होती हैं, तो अचानक इनकी वो मुलाकात होती है, तो वो रोशनी जो है वो चली जाती है,
यानी कि दिया जो है वो बुझ जाता है। तो दिया बुझने के बाद ये उनको जो है वो अपने गले से लगा लेते हैं, और उसके अंदर ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि पहली दफ़ा जब मैंने उन्हें गले से लगाया तो उनके कूलों की जो गोश्त था इतना नरम था, तो मुझे महसूस हुआ कि क्या औरत का गोश्त जो है वो इतना नरम होता है। तो ये एक हैरत, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज का ज़रा टॉपिक ही ऐसा है कि अगर इस पर बात ना करूँ तो वो चंद एक पॉइंट जो है वो समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें तो फिर चलती बाअमर मजबूरी ज़िक्र करना पड़ता है। तो वो सारी माहौल की मुरक्का निगारी होती है, और ख़ास तौर पे जब यानी कि वो औरत मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाती है उस काम के लिए, तो फिर ये जैसे ही रोशनी या वो दिया सलाई आप कह सकते हैं लालटाइन या वो चिराग था जल जाता है, तो ये जब रोशनी होती है तो ये उसकी सूरत देखता है, तो वो काली स्याह और कह लें कि बदसूरत सी औरत होती है। तो ये उसे अचानक डर के छोड़ के पीछे हट जाता है कि ये कैसी मैं चुड़ैल टाइप औरत को जो है वो पकड़ बैठा था। तो कहा जाता है कि वो क्योंकि उस औरत की तस्कीन नहीं हुई होती, तो वह जो अब गाड़ी चला कर बाहर निकलती है तो एक नफसियाती तौर पे वो उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाती है। और मंटो कहता है कि एक नहीं मैंने 2 कत्ल किए हैं, यानी कि बयानिया अंदाज में वो जो स्टोरी बताने वाला है, क्योंकि वो कहता है एक तो औरत का कत्ल किया, दूसरे उसके जो जज्बात हैं और उसके अरमानों का भी जो है वो मैंने कत्ल कर दिया। इसी तरह का जो सीन है वो ठंडा गोश्त के अंदर है। ठंडा गोश्त में भी वो जब इसका खामद आता है तो यानी कि उससे कुछ बन नहीं पड़ता, तो ये उसे जो है वो कत्ल कर देती है और कहती है कि किस माँ के पास से होकर जो है वो आए हो, और उसे जो है वो कत्ल करने के बाद उसकी लाश अभी पास ही पड़ी होती है, तो ये जो है वो दूसरे मर्द के साथ जो है वो अपनी रात गुजारना शुरू कर देती है। तो यहाँ बुनियादी तौर पे वो एक नफसियाती नुक्ता को समझाना चाह रहे हैं कि जिससे हमारा मुआशरा जो है वो नाक मुंह और पीछे की तरफ बढ़ता है। हालांकि हमारा इस्लाम भी बताता है कि जब एक 18 साल या बलोगत की उम्र को बच्चे पहुंच जाए उनकी शादी कर देनी चाहिए। इस्लाम ने क्यों कहा कि जल्दी शादी का जो है वो फ़रोग दिया जाए, जल्दी शादियों को फ़रोग दिया जाए, उसके अंदर भी यही नुक्ता जो है वो पोशीदा है, क्योंकि ये हमारी एक जबिल्ली जो है वो ज़रूरत है। इसके बगैर जो है आप कह सकते हैं कि इंसान नामुकम्मल है किसी हद तक। तो इसके अंदर जो है वो आगे अगर हम चल कर देखें तो इनका वो बू अफसाना है, वहाँ भी सौगंधी नामी एक औरत है कि जो मुआशरे के अंदर जो है वो नफसियाती तौर पे इतना वो मुआशरे से डरी सहमी हुई है कि वो आखिर में रात को जो है वो एक खारिश ज़दा कुत्ते को अपने पास जो है वो अपने बिस्तर पर सुला लेती है। और इसके अंदर मंटो ने एक बहुत बड़ा जो है वो नुक्ते जो है वो रखे हुए हैं, और कभी कभी मंटो जो है वो कुछ अनकहा भी छोड़ देता है, और वो अनकहा छोड़ देने का मकसद ही ये होता है कि इससे आगे जो है वो कारी खुद फैसला करे कि इसके बाद जो है वो क्या होगा। यानी कि एक वो मंटो का अफसाना वो भी था जहाँ पे वो मुसलमानों के घराने का क़याम पाकिस्तान के हवाले से लिखा गया, घेराव कर लिया जाता है और सिख गुंडों के हाथों में जो है वो तेल के कनस्तर हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं और वो मशलें हैं जिससे आग लगाई जाती है। तो और घर के अंदर मंटो थोड़ा सा इशारा कर देता है, एक उसकी जवान बेटी है, बीवी है और एक छोटा सा बच्चा, और ख़ुद वो बुज़ुर्ग आदमी है। तो अब यहाँ पे अफसाने का अख्ताम कर दिया जाता है। अब कारी सोचता है, कुछ लोग कहते हैं वो सबसे पहले उसकी बेटी की जो इज़्ज़त को तार तार करेंगे, ये कारी भी दुरुस्त सोच रहा है अपने जहन के हिसाब से। कुछ कहते हैं नहीं जी घर को पहले आग लगाएंगे, वो भी बंदा ठीक कह रहे हैं। यानी कि ये एक कह लें कि फ़नी तौर पर किसी फ़न पारे की फ़नी कमाल होता है कि इस तरह ला कर कारी को जो है वो तनहा छोड़ देना, ताकि वो अपनी सूझबूझ भी इस्तेमाल करते हुए उस फ़न पारे के अंदर आगे बढ़े। तो यही एक फ़नकार का और कह लें कि अफसाना निगार का या फ़न पारे का जो तख्लीक करने वाला है, ये उसका सबसे बड़ा हुनर होता है। तो इस हुनर को मंटो जो है वो बाखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। आगे जी ये खोल दो भी एक ऐसी ही नोयत का अफसाना है जिसमें जो है वो एक औरत को इतना जो है वो ये भी क़याम पाकिस्तान के मौजू के हवाले से ही है। वो जब हिजरत करके ये बेचारी औरत आती है एक लुटे पुटे ख़ानदान के साथ, अकेली होती है, तो यहाँ पे मुहाजिरीन कैंप के अंदर वो जो रज़ाकार होते हैं वो इसका इतना ज़्यादा जिनसी इस्तेहसाल करते हैं कि ये ज़हनी तौर पे आप कह सकते हैं कि इतनी माऊफ हो जाती है कि जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के कहने का तो मकसद होता है कि खिड़की को खोल दो, लेकिन इस औरत का हाथ जो है वो आज़ार बंद तक चला जाता है। तो यहाँ ये मंटो कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को ज़्यादा ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाए या उसे अजियत दी जाए
तो अगर आप वो लफ्ज़ अगर कोई और इस्तेमाल करता हो, आप किसी और तनाजुर में भी इस्तेमाल करेंगे तो वो समझता है कि वही तनाजुर में इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके साथ वो इस्तेहसाल जो है वो होता रहा। तो आगे जैसे कि मैंने पहले बयान किया कि मंटो पर क़याम पाकिस्तान से कबल ये 3 अफसाने इन्होंने लिखे थे, काली शलवार, धुआं, बू। इसकी वजह से इन पर फोश निगारी का जो है वो लेबल लगा दिया गया था कि ये फोश निगार हैं। कुछ तबका इन्हें जो है वो जलील और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से इन्हें जो है वो नवाजा गया। बल्कि जब ठंडा गोश्त पर इन पर मुकदमा चला तो कुछ नाम नहाद जो इस तरह के अफसाना निगार थे और कह लेकिन एक अदबी जो तहरीकों से जुड़े हुए लोग थे, अदबी हल्का अहबाब रखने वाले लोग, उन लोगों ने भी कहा था कि इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, अब इसका दिमाग जो है वो ठिकाने पर आएगा। तो पाकिस्तान कायम होने के बाद जब यहाँ पे ये आया इन मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर, तो ये अपनी मन मर्जी से लिखता रहा, लेकिन ये कई सवालों के जवाब जो है वो कई माह तक तो ये सोचता ही रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कैसा अदब लिखा जो है वो मैं लिखूँ, क्योंकि हम जो है वो एक इस्लामी रियासत के अंदर रह रहे हैं। इस काम के लिए उन्होंने अहमद नदीम कासमी और भी बड़े बड़े जो दानिशवर हैं, अदीब, उनसे मशवरे भी किए थे, लेकिन किसी ने इनको जो है वो इस तरह का कोई मशवरा ना दे सके। आगे पाकिस्तान के क़याम के बाद जो है ये इन पर ठंडा गोश्त जब इन्होंने लिखा तो इस पर जो है वो इन पर जो है वो मुकदमा चलाया गया। और ठंडा गोश्त जो है ये अफसाना एक माहनामा रिसाला था, जावेद में शाये हुआ था, और इस रिसाले की सारी कापियाँ जो हैं वो ज़ब्त कर ली गई थी। और ये ख़बर रोज़नामा इनकलाब में छपी थी कि जो है वो रिसाला जावेद को जो है वो ज़ब्त कर लिया गया है और आगे इसकी मज़ीद तफसील जो है वो दी जाएगी। वो किसी ने वो अखबार का तराशा अब भी मैंने देखा था, उस पर यह ख़बर इनकलाब उस दौर में छपी हुई ख़बर थी। ये जो मुकदमा था ठंडे गोश्त पर जो इन पर चला, ये मुकदमा मजिस्ट्रेट AM सईद की अदालत में जो है वो चलाया गया था। और इस अखबार का जो कह लें कि इस पर्चे का जो मालिक था आरिफ अब्दुल मतीन था। आरिफ अब्दुल मतीन माहनामा जावेद का मालिक था। इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, एक इसके एडिटर को भी कर लिया गया। आरिफ अब्दुल मतीन और इस पर्चे के एडिटर को 21 दिन की सज़ा हुई, जबकि मंटो को जो है वो 3 माह की जो है वो सज़ा हुई थी इस अफसाने की वजह से, और 300 रुपया जो है इसे जुर्माना भी अदा करना पड़ा। उसके बाद ये रिहा होकर जो है वो वापस आया। अभी इसे जो है वो कह लें कि एक आधा बरस ही गुजरा था कि मंटो जो है वो एक और अफसाना ऊपर नीचे और दरमियान लिखने पर, इनका अफसाना था ऊपर नीचे और दरमियान लिखने पर फिर मुकदमा जो है वो इन पर कायम हो गया। पहले जो है वो जब ये लाहौर में ये एक रिसाले से जो है वो अब लाहौर में अखबार था एहसान नामी, उसमें ये जो है ना ये छपा, तो यहाँ एक मजिस्ट्रेट की अदालत में किसी ने रिट दायर की, लेकिन वो मजिस्ट्रेट का इंतकाल होने की वजह से वो इल्तवा का शिकार हुआ और आप कह सकते हैं कि उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी गई। लेकिन यही इनका अफसाना ऊपर नीचे और दरमियान, ये जब कराची का एक था माहनामा, कराची का पर्चा था, उसका नाम था क़याम मशरिक, उसमें शाये हुआ तो वहाँ की हुकूमत जो है वो हरकत में आ गई और वहाँ के जो मुल्ला थे इसके पीछे पड़ गए और उन्होंने मजिस्ट्रेट की अदालत में जो है वो हुकूमत पर इतना दबाव डाला कि उन्हें जो है वो मंटो को मजिस्ट्रेट की अदालत में तलब करना पड़ा। और ये कौन से मजिस्ट्रेट थे? मेहदी अली सदीकी कराची के मजिस्ट्रेट थे, और इस पर जो है वो मुकदमा चला और गवाहान की तरफ से मुख्तलिफ जो है वो गवाह जो है वो पेश किए गए। लाहौर में जो ठंडा गोश्त पर मुकदमा चला था उसमें इनके हक़ में फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम कासमी और भी चंद बड़े बड़े अदीबों ने इसके हक़ में जो है वो फैसला दिया, गवाही शहादत दी थी कि इसमें जो है वो फ़नी तौर पर जो है वो ये अफसाना जो है वो इस झैल में नहीं आता कि इसे फोश जो है वो करार दिया जा सके, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस ने सज़ा दे दी। तो यहाँ भी कराची में भी मजिस्ट्रेट मेहदी अली सदीकी ने 25 रुपये जो है वो इन्हें जुर्माना कर दिया और इसके अलावा ये सज़ा हुई थी इनकी, तो इसके अलावा जो है वो 25 रुपये मौके पर ही अदा कर दिए गए थे और मंटो को जो है वो रिहाई मिल गई। तो मतलब है कि सादत हसन मंटो सारी ज़िंदगी जो है वो कसमा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारते रहे। जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि आखिरी वक्त जब इनका था तो इनको जो है वो गशी के दौरे पड़ रहे थे, और जब एक दफ़ा होश आया तो इनका कोई अजीज़ था, इन्होंने उसे कहा कि ये मेरी कोट की जेब में 3 रुपये हैं, कुछ अपने पास से डालकर मुझे जो है वो एक विस्की की बोतल जो है वो मंगा दो। तो कहते हैं कि चंद घोंट इन्होंने पिए और दोबारा इन्हें जो है वो दौरे पड़ने शुरू हो गए और खून की कह जिसे आप उल्टी कहते हैं आनी शुरू हो गई।
उसके बाद जब इन्होंने थोड़ा सा फिर होश संभाला तो कहा कि चम्मच से मेरे मुंह में जो है वो शराब डाली जाए। तो चम्मच से डाली गई, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो दाएं बाएं बिखर गई, अंदर हल्क के अंदर ना जा सकी। अस्पताल में एम्बुलेंस के अंदर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही दम तोड़ गए। तो एक मुबाहसे के अंदर इन्होंने खुद इकरार किया था कि मेरी मौत के बाद जो है वो मेरे अफसाने, हो सकता है मेरे अफसानों को इतनी शोहरत मिले जिस तरह आजकल जो है वो अल्लामा इकबाल के कलाम को शोहरत मिली है या जो है वो मिर्ज़ा गालिब के कलाम को मिली है। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे मरने के बाद ये शोहरत मिलेगी तो मेरी रूह को जो है वो सुकून मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि आज भी जो है वो वो कहते हैं कि मेरी रूह जो है वो बेचैन हो जाएगी, और कहते हैं कि आज भी मेरी रूह को सुकून है। जो मेरे साथ जो है वो रवैया रखा जा रहा है, मैं इसकी वजह से जो है वो सुकून के अंदर हूँ, मुझे बेचैनी नहीं है। ये इन्होंने खुद इकरार किया था मंटो ने। तो मंटो पर जो है वो तरह तरह के, बल्कि कमीशन के अंदर जब बताया जाता है ना कि मैंने सादत हसन मंटो को तैयार किया है, ख़ास तौर पे अगर कोई लड़की कह दे तो वो जो पैनल के लोग होते हैं वो कभी कभी तो मुस्कुराना भी शुरू कर देते हैं। और उसकी मुस्कुराहट के पीछे वजह ये होती है क्योंकि मंटो पर ऐसे ऐसे सवालात किए जा सकते हैं कि आप, अगर आपका ताल्लुक़ इंतहाई ज़्यादा मजहबी जहन के हामिल हैं तो फिर मंटो से ज़रा अवॉइड ही करें, यानी कि इससे ज़रा परहेज़ ही करें तो आपके हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि मंटो के हवाले से बहुत कुछ जो है वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये था जी आज का मंटो के हवाले से लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि मारूज़ी टाइप की ज़्यादा मालूमाती मवाद आपके सामने पेश किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, वीडियो को शेयर करना भी ना भूला करें अपने दूसरे दोस्तों को और उर्दू अदब से शगफ रखने वाले लोगों को। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रियाज बज़मी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।